हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 7 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में समझा था ध्वनि का परावर्तन, उसी के बेसिस पे दो सब टॉपिक्स हैं उसके, प्रतिध्वनि और अनुरणन, उसको कंप्लीट करेंगे आज। और फिर एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, उसको करेंगे। तो ध्वनि का परावर्तन हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसे कहते हैं। जैसे हमारी लाइट होती है, हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिया था, रबड़ की गेंद है, वो दीवार पर टकराती है, वापस उसी माध्यम में आपके पास आ जाती है। तो उसी तरीके से जैसे लाइट भी किसी ठोस या द्रव की सतह से टकराकर आपकी तरफ वापस आती है, तो टकराकर वापस आने वाला जो गुण है वो ध्वनि के पास भी है, और उसी को हम परावर्तन कहते हैं। तो उसी परावर्तन के बाद आपके पास दो सब टॉपिक्स है कि उसी परावर्तन को देखते हैं आप बहुत सारी जगह, और उसके आधार पर दो ऐसी प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है प्रतिध्वनि, इको। मतलब इको प्रोसेस नहीं है, मतलब एक ऐसी ध्वनि के परावर्तन का ही एक एग्जाम्पल है जो आपको दिखता है, जहाँ पे प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, अब किसे आप प्रतिध्वनि कहेंगे ये हम देखेंगे। अच्छा, आपने ये बहुत सारी मूवीज में ये देखा होगा कि आप किसी इमारत या फिर पहाड़ के निकट, पहाड़ में ज्यादा देखा होगा कि पहाड़ के निकट आप जोर से चिल्लाएं, तो या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है ताली बजाए, तो क्या आप महसूस करते हैं? आपने देखा होगा कि अगर कोई अपना नाम लेता है तो जनरली ऐसा होता है कि वापस आपको वो नाम सुनाई देता है। तब उसमें कहते हैं कि आपको वो पहाड़ आपका नाम ले रहा है, पर ऐसा होता नहीं है कि पहाड़ आपका नाम ले रहा है। वो इसी प्रतिध्वनि के कारण होता है, क्योंकि जब आप कुछ भी कहें, जैसे मैं अगर किसी एक पहाड़ के निकट खड़ी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट पहाड़ के मुंह नीचे वाले सिरे पर खड़ी हूँ और तब चिल्ला रही हूँ। उसके भी कुछ शर्तें हैं कि आपको कब कब प्रतिध्वनि, मतलब कब कब ऐसा होगा कि ध्वनि वापस सुनाई देगी। ठीक है, तो जैसे आप किसी पहाड़ के निकट खड़े हैं, मैंने कहा परावर्तन, जोर से चिल्लाई मैं परावर्तन, तो थोड़ी देर बाद आपको वापस उससे उस पहाड़ से आती हुई एक ध्वनि आएगी जो कहेगी परावर्तन। और वो होगा क्यों? क्योंकि इस ध्वनि के परावर्तन के कारण, क्योंकि जब आपने कुछ कहा, वो वर्ड उस पहाड़ से टकराया, किसी ऑब्जेक्ट ठोस था वो उससे टकराया, आप तक वापस आया। वो वापस आने को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बस उसको नाम दे दिया जाता है तो ध्वनि का परावर्तन ही, बस उसको नाम दे दिया जाता है कुछ। ठीक है, तो आपको ध्वनि कुछ समय बाद फिर से सुनाई देती है ना, जो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि यानी कि इको, यानी कि जो वापस सुनाई देने वाली ध्वनि होती है, उस ध्वनि को कह रहे हैं हम प्रतिध्वनि यानी कि इको। और ये सुनाई क्यों दे रही है? प्रकाश के, वो ध्वनि के परावर्तन के कारण। सॉरी, बार बार प्रकाश, लाइट की वजह से परावर्तन याद आ रहा है, ध्वनि के परावर्तन को हम कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा प्रतिध्वनि आपको जो सुनाई दे रही है, वापस सुनाई देने वाली ध्वनि, वो ध्वनि के परावर्तन के कारण है। अब जैसे मैं कह रही थी कि अगर आप अ, पहाड़ के जस्ट बगल में खड़े हैं और तब आप चिल्ला रहे हैं, हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से वो वापस सुनाई देने वाली ध्वनि जो है, वो अच्छे से ना सुनाई दे। तो ऐसी कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती है कि कब आपको स्पष्ट रूप से वो वापस सुनाई देने वाली ध्वनि मिलेगी। वापस सुनाई देने वाला समझ आ रहा है ना? वापस आने को बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, मतलब जो परावर्तन हुआ है। और वापस आने वाली ये वाली ध्वनि, कि आप किसी पहाड़ के निकट या किसी इमारत के निकट खड़े हैं, ज़ोर से चिल्लाएँ, तो वो जो परावर्तन के कारण वापस आने वाली ध्वनि है, वो प्रतिध्वनि है। तो ऐसी कौन-सी शर्तें हैं कि स्पष्ट रूप से आप उसको आसानी से, मतलब क्लियरली आप उसको सुन पाएँ? तो ऐसी 2 स्पष्ट शर्तें हैं इसकी, मतलब क्लियर कंडीशंस है। पहली ये है कि जब आप मूल ध्वनि बोलें, जैसे मैंने कहा परावर्तन, ये मेरा ओरिजिनल साउंड था, ये जो मैं सबसे पहले कहा। वापस टकरा कर जो आएगा उसको परावर्तित ध्वनि कहेंगे। तो उन दोनों के बीच में कुछ टाइम गैप होना चाहिए। ठीक है, वो टाइम गैप यानी समय अंतराल होना चाहिए कम से कम, मिनिमम कम से कम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। इतना नहीं हुआ तो आपको स्पष्ट रूप से आप अंतर नहीं कर पाएँगे कि आपने प्रतिध्वनि सुनी है कि नहीं सुनी है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि 0.1 सेकंड ही होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन होता है, वो, उसमें जो ध्वनि की संवेदना रहती है, वो लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। अब ध्वनि की संवेदना यानी कि सेंसेशन, जैसे आपने जो सुना है, ठीक है? वो 0.1 सेकंड तक आपके कानों में रहता है, ठीक है? अगर उस 0.1 सेकंड के अंदर ही आपको कुछ और भी सुनाई दे जाए, तो आप स्पष्ट रूप से डिफ़र नहीं कर पाते उनमें, मतलब अंतर नहीं कर पाते, ठीक है? तो 0.1 सेकंड बाद अगर आया, तो आप उनमें डिफ़रेंस कर पाते कि अच्छा ये ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ये थोड़ी कम थी, ऐसा आप अंतर कर पाते हैं, ठीक है? तो जनरली इसका एक एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए कि मैंने कहा परावर्तन, तो अगर वो 0.1 सेकंड का समय ये है मान लिया, ठीक है? ये 0.1 सेकंड के बाद वाला समय है, ये इसके बाद,
और यहाँ से यहाँ तक 0 से 0.1 सेकेंड ये है, इतने बीच में। तो ब्रेन क्या करता है, अगर उसे परावर्तन उसने कहा, तो अगर परावर्तन के बाद जो प्रतिध्वनि है वो इसी टाइम से पहले आ गई, 0.1 सेकेंड से पहले, तो वो क्या करेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ये प्रतिध्वनि थी और मूल ध्वनि थी, और प्रतिध्वनि में वो अंतर नहीं कर पाता ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसकी तो ये लिमिट है कि वो 0.1 सेकेंड के बाद अगर आ जाता है ये प्रतिध्वनि, तो उसमें स्पष्ट रूप से उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये बाद में आने वाली ध्वनि है। इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की एक लिमिट है हो गई। तो जैसे ही अगर हमारी ध्वनि इस 0.1 सेकेंड के बाद आएगी, तो वो स्पष्ट रूप से बता पाएगा कि अच्छा ये पहले वाली ध्वनि है, यानी कि मूल ध्वनि है, और जो बाद में आई वो परावर्तित ध्वनि यानी कि प्रतिध्वनि है। ठीक है, इसीलिए 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले होगा तो वो जो चीज़ें होंगी ना, वो अंतर नहीं कर पाएंगी, कि स्पष्ट रूप से आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये मूल ध्वनि थी या ये परावर्तित ध्वनि थी। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है दूरी से रिलेटेड, कि जैसे अगर आप यहाँ खड़े हैं, ये पहाड़ यहाँ है, तो इनके बीच की कुछ न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी, ये पहाड़ पीछे भी हो सकता है, लेकिन इतनी दूरी पर तो ये होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जस्ट यहाँ से यहाँ खड़े हैं, यहाँ इतनी सी दूरी नहीं चलेगी, इतनी चलेगी। तो ये कौन सी दूरी है जो ये मिनिमम दूरी है, इस मिनिमम दूरी को हम निकालेंगे। देखिए, दूरी अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वो पहाड़ है, तो मैं अगर दूरी मेजर करना चाहती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं अगर कुछ कहूँगी यहाँ से, तो मैं ध्वनि अगर किसी वेग से तो चलेगी, तो मुझे वो वेग पता होना चाहिए, और कितने समय में मुझे वो इस ये क्या है, अवरोधक है। अवरोधक यानी कि जिससे टकराएगी कोई चीज़, ठीक है, जो उसको रोकेगा उस ध्वनि को, और फिर टकरा के वापस भेजेगा। तो ये जो ध्वनि होगी ना, ये यहाँ से कुछ वेग में जाएगी, और कुछ समय में ये वापस आनी चाहिए ताकि मुझे प्रतिध्वनि सुनाई दे। तो क्योंकि मैं न्यूनतम दूरी निकाल रही हूँ, मैक्सिमम कितना भी ये पीछे जा सकता है, लेकिन मेरे और उस अवरोधक के बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, उतनी को पार नहीं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वो मिनिमम डिस्टेंस किससे आप देखेंगे कि ध्वनि कितने टाइम में चलेगी, वो मिनिमम टाइम होगा 0.1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप आप जब वहाँ से वहाँ तक मूल ध्वनि बोल रहे थे, जैसे मैंने यहाँ से कुछ बोला परावर्तन, तो वापस मुझे स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए उसका, 0.1 सेकेंड। अभी मैंने उसका रीज़न भी बताया आपको, क्योंकि अगर 0.1 सेकेंड नहीं हुआ, तो फिर 0.1 सेकेंड से कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा इसीलिए हो सकता है क्योंकि 0.1 सेकेंड के बाद 0.2 हो गया, तो आपके मस्तिष्क को पता है कि हाँ, ये मूल ध्वनि थी और ये प्रतिध्वनि थी। तो स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं कि ये पहले सुनाई दे गई थी, परावर्तन जो पहले सुनाई दिया जब आपने बोला, तो वो तो मूल ध्वनि हो गई, और जो 0.2 सेकेंड बाद आया वो परावर्तन था। तो आपने सुन लिया आराम से कि अच्छा ये परावर्तन जो बाद में आया वो मूल ध्वनि थी, लेकिन 0.1 सेकेंड से पहले आया, तो उसमें आपका दिमाग बता नहीं पाएगा कि ये प्रतिध्वनि थी, तो तब आप स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी के लिए मुझे वेग चाहिए, और समय हमारे पास 0.1 सेकेंड है। अब देखिए, दूरी, वेग और समय मिल गया, तो कौन सा फॉर्मूला कोई होता है इससे रिलेटेड, दूरी कैसे निकालते हैं, वेग से, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर मैं जनरली मान रही हूँ कि ध्वनि की जो चाल है वो 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ताप क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो ताप होता है उसके साथ ध्वनि की है, हाँ ये को नहीं है, की है, तो क्योंकि जो ध्वनि की चाल है वो ताप के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो मुझे अभी ये मिल गया v, ये टाइम है। ठीक है, तो अब ये वाला टाइम हो गया। अब मुझे निकालना है इसका दूरी, तो वेग गुणा समय से आप निकालेंगे कि पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा। पूरी जर्नी कौन सी, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे वो स्रोत है, अवरोधक है, तो या अवरोधक, स्रोत तो मैं हूँ जो ध्वनि निकाल रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर टकरा के वापस आएगी, तो यहाँ से यहाँ और फिर वापस आने में ये पूरी जर्नी हो गई कि जा रही है और फिर वापस आ रही है। इसमें कितना दूरी तय की वो हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कितनी, वेग की जगह वेग लिख दिया, समय की जगह समय, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 344, और फिर एक पॉइंट लगाएंगे इधर राइट साइड से इधर, तो ये 34.4 मीटर आ जाएगा। तो ये दूरी कौन सी दूरी है कि आप यहाँ खड़े थे और ये यहाँ पे था पहाड़, तो ये ध्वनि यहाँ से यहाँ गई, और ध्वनि जो वापस आई तो उसने इतनी दूरी तय की, यानी 34.4 जाने में और आने में। लेकिन उसने दूरी कितनी तय की, मतलब प्रतिध्वनि ने कितनी दूरी तय की, प्रतिध्वनि यानी कि जो टकरा के वापस आई, तो ये ऐसे गई और फिर वापस आई, तो ये तो पूरी टोटल हो गई। इसका आधा कर देंगे हम, क्यों आधा करेंगे, क्योंकि ये 34.4 तो ऐसे जाने में और वापस आने में है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, इसीलिए ये वाली
और ये जो आने और जाने वाली का उसका आधा कर देंगे हम, ठीक है? क्योंकि हमें सिर्फ़ इधर वाली चाहिए। क्यों इधर वाली चाहिए? क्योंकि आपको प्रतिध्वनि तो यहीं से वापस आने की सुनाई देगी ना, इससे तो आपका मतलब ही नहीं है प्रतिध्वनि का, ये तो मूल ध्वनि द्वारा चली गई दूरी है। इसीलिए हमने इसका आधा किया, जब आधा करते हैं तो 17.2 आ जाता है। तो इतनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी यानी कि मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। आप 15 मीटर पे खड़े हैं, आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी पर स्पष्ट नहीं सुनाई देगी, ठीक है? कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट इसमें हैं, जैसे दूरी अगर बदल जाएगी, अगर वायु के साथ वायु में जो ध्वनि का ताप है वो बदलता है, क्योंकि हमें पता है वायु में अगर आप ताप बदल दें वायु में, तो आपको जो ध्वनि होगी, ध्वनि का वेग बदल जाता है। तो ये जो दूरी है, इसका वायु के ताप के साथ ये बदल जाएगी, ये लिखा है, ठीक है? एक और चीज़ कि कई बार क्या होता है कि ध्वनि बार-बार परावर्तित होती है। जैसे आपने बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनी होगी, तो उसमें वो जो ध्वनि होती है वो बार-बार परावर्तित होती है चीज़ों से, मतलब वहाँ पे बहुत सारे बादलों से ऐसे परावर्तित होती है, ऑब्जेक्ट से बहुत बार परावर्तित होती है, तो इसीलिए वो आपको एक से ज़्यादा प्रतिध्वनियाँ, एक से ज़्यादा इको सुनाई दे रहा है। जनरली आपको बस इतना याद रखना है कि प्रतिध्वनि का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जो परावर्तित होकर वापस आने वाली ध्वनि है ना, जो परावर्तित ध्वनि है वो, सिर्फ़ ऐसे ऑब्जेक्ट से जो टकरा कर वापस आ रही है, ठीक है? अब अनुरणन, अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन, इसको क्या ये भी प्रकाश के वो ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। तो ये है क्या? ठीक है? अब ये भी जनरली आपने देखा होगा। अब क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी बड़े हॉल में जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो काफ़ी देर तक उसमें बनी रहती है? ध्यान दिया है आपने कभी ऐसा? आप ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो। बहुत बड़ा हॉल है मान लिया, और उसमें जैसे माइक लगा हुआ है या फिर डीजे लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा देर तक, मतलब अगर कुछ डीजे लगा हुआ था तो काफ़ी देर तक बना रहता है, ठीक है? तो किसी बड़े हॉल में ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े हॉल में, क्योंकि वो बंद है। अब दीवारें अगर बंद ना भी हो ना, और बड़ा हॉल है, ठीक है, और दीवारें हैं, तो बार-बार जो वो ध्वनि होती है, वो यहाँ सोर्स से आ रही है, तो बार-बार ध्वनि जो बार-बार दीवारों से परावर्तित होकर आपको सुनाई देंगी। मतलब बारंबार परावर्तन होता है, इसी वजह से आपको काफ़ी देर तक ध्वनि आपको सुनाई देती है, ठीक है? लेकिन कब तक ये ध्वनि सुनाई देगी? जब तक वो इतनी कम नहीं हो जाएगी कि सुनाई ना पड़े। मतलब बार-बार इसीलिए वो परावर्तित होके आपको सुनाई पड़ती है। तो अगर वो कम हो गई, तो फिर आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है? तो जनरली अनुरणन तो सिंपल है कि जो ध्वनि होती है, बार-बार रिपीट होके वो परावर्तन करती है, जिसके कारण जो ध्वनि होती है, वहाँ पे निर्बद्ध हो जाती है। निर्बद्ध का मतलब होता है परसिस्ट हो जाती है वहीं पर, तो निर्बद्ध हो जाएगी, तो उसी को हम कहेंगे अनुरणन। जैसे प्रतिध्वनि थी कि वापस आने वाली जो ध्वनि थी, उसको हम कह रहे थे लेकिन वापस आने वाली हर ध्वनि वो नहीं है कि आप ऐसे कहेंगे कि किसी पहाड़ या इमारत के निकट आपने मतलब कुछ कहा, मतलब अच्छे से लिखेंगे, कोई ध्वनि अगर मतलब उस ऑब्जेक्ट से या किसी पहाड़ से वापस परावर्तित होकर आती है, तो वापस परावर्तित होने वाली उस ध्वनि को या वापस सुनाई देने वाली उस ध्वनि को कहते हैं आप प्रतिध्वनि। वैसे ही जैसे किसी बड़े हॉल में जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बारंबार परावर्तन के कारण जो ध्वनि होती है वहाँ पर वो निर्बद्ध हो जाती है, निर्बद्ध यानी वहाँ पे परसिस्ट हो जाती है, वहीं पर रह जाती है, और इसको हम अनुरणन कहते हैं। ठीक है? किस पर आधारित है? ये ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब जनरली क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे बार-बार हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए लगता है कि बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कई बार ये आवाज़ बहुत अप्रिय भी हो जाती है। तो जब ये अवांछनीय हो जाए आवाज़, तो तब हम क्या करते हैं? इसके लिए कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे क्योंकि मीटिंग्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कोई प्रोग्राम है, उसमें ये आवाज़ है, अब जैसे कोई प्रोग्राम है, अभी कोई डांस हुआ, उसके गाने की आवाज़, अब कोई माइक में बोल रहा है, तो उसकी ध्वनि सब तक आराम से अच्छे से पहुँचनी चाहिए। अब वो पहले वाले की ध्वनि गूंज रही है पूरे उसमें, तो उसको कम करने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला, इस अनुरणन को हमको कम करना पड़ेगा इस वाली स्थिति में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जैसे हॉल में या फिर जो सभा भवन होता है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, अगर वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो उसकी छतों और दीवारों पर कुछ ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाते हैं। जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड होता है, खुरदुरे प्लास्टर या पर्दे। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अ, जैसे दीवारों की छतों पर लगे रहते हैं, या फिर कहाँ पर, अगर आप देखें कि जो सीट्स होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है भी कि वहाँ पे जो सीट्स होती हैं उनके उनमें जो पदार्थों का चुनाव किया जाता है, उनके उनमें ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर उनको रखा जाता है।
आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लगाए, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर आपने कुछ ऐसे पर्दे नहीं लगाए, तो वो पर्दे थोड़े अलग प्रकार के होते हैं ताकि वो ध्वनि को अवशोषित कर सकें। इसीलिए वो आप लगाते हैं ऐसे जगहों पे, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है किसी टाइम पे, और उस क्योंकि बारंबार परावर्तन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि का परावर्तन, जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो ये उपाय आप याद रखिएगा कि ऐसे उपाय किए जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण 11.2 है। एक मनुष्य किसी खड़े, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आराम से और फिर जो-जो चीज़ें हमें समझ आ रही होंगी उनको लिखेंगे। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, ठीक है? अब जैसे मैंने वो प्रतिध्वनि में आपको बताया डेफ़िनेशन में, आपको जो मैंने समझाया, जो स्लाइड्स में लिखा है उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? मतलब उसमें आप लिख सकते हैं कि आप, कोई भी आपसे कभी भी पूछता है ना, आपको एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन जो आपको बताई जाती है वो भले ही ना बताएँ, पर समझ-समझ के बताएँ कि जैसे एक पहाड़, जैसे मैंने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि आप, या इमारत है, वहाँ पे आपने कुछ चिल्लाए या फिर कुछ बोला या फिर ताली बजाई, ज़ोर से बोला, ताली बजाई, तो वो वापस जो आती है ध्वनि उसको आप प्रतिध्वनि कह रहे हैं। तो जनरली याद ऐसे मत रखिए, रटिए मत, सिर्फ़ चीज़ों को याद रखिए कि किस एग्ज़ाम्पल से हमने समझा था और उसके बाद समझाते जाइए किसी को भी, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होता है, ठीक है? कि केवल एग्ज़ाम मोटिव से नहीं पढ़ना है, ठीक है? समझने के मोटिव से पढ़ना है। अब किसी खड़ी चट्टान के पास अगर ताली बजाता है, अब ताली बजाने से आप परावर्तन हो रहा होगा वहाँ पे, ये खड़ी चट्टान है, यहाँ पे वो है अगर मान लिया, और यहाँ से वो ताली बजाता है, तो जो ध्वनि होती है वो वापस यहाँ जाएगी मूल ध्वनि, और यहाँ से टकरा कर आएगी प्रतिध्वनि, ठीक है? तो उसकी प्रतिध्वनि उसको 2 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो 2 सेकंड तो ठीक है, 0.1 सेकंड से तो ज़्यादा है, तो इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यदि ध्वनि की चाल इतनी है, चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? जनरली आपको टाइम दे दिया सबसे पहले तो आप टाइम नोट करेंगे, आपको ये भी दे दिया ध्वनि की चाल यानी कि v दे दिया, आप वो भी नोट करेंगे। अब ये जो चट्टान है और ये जो मनुष्य यहाँ पे खड़ा है, इसके बीच की दूरी कितनी है बस वो बतानी है। अब दूरी ये है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए, दूरी आपको निकालनी है, d आपको निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, आपको जो ये प्रतिध्वनि, मतलब आप अगर, आपको सिर्फ़ ये वाली दूरी निकालनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ये जो चाल है वो है किसकी? इस इंसान की थोड़ी है, ये तो ध्वनि की है। ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, आप ये सोचिए पहले। ध्वनि अभी हमने पहले भी सीखा है वैसे ये, ध्वनि यहाँ से मनुष्य से होकर जाएगी पहाड़ पे और फिर वापस प्रतिध्वनि के रूप में या परावर्तित ध्वनि के रूप में यहाँ तक आएगी। तो मुझे सिर्फ़ एक तरफ वाली दूरी चाहिए, यानी कि जो ये पूरी दूरी आएगी ना ऐसे में और ऐसे में, ये तो टोटल दूरी यहाँ पे यही वाली दूरी आएगी कि जो ऐसे गई मूल ध्वनि और जो वापस परावर्तित होके आई। मुझे सिर्फ़ उसका आधा लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक बारी की ध्वनि दूरी चाहिए इन दोनों के बीच की। ये अंतर समझ में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? जैसे जनरली ये याद रखिए कि यहाँ से मुझे ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी मिलेगी, और ध्वनि ने कितनी दूरी तय की कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे यहाँ पे चट्टान है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक वाली, तो ये पूरी दूरी आएगी। चलिए उसको निकालते हैं वेग के फ़ॉर्मूले से। वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। आपने वेग की जगह दूरी निकालनी है तो वेग के साथ समय को इधर ले गए, या आप सीधे भी मान रख सकते थे। अब मान रखने से पहले चेक कीजिए, ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में है, ठीक है सब काम, ये मीटर में होना चाहिए। अब सारे मान आप रखिए, वेग की जगह ये रख दिया, समय की जगह ये मल्टीप्लाई कीजिए और मात्रक ज़रूर लगाइए मीटर। अब ये जो दूरी आई है ये आपके पास इन दोनों के बीच की दूरी नहीं आई, ये आपके पास आई, ये मनुष्य था, ये चट्टान थी, यहाँ से यहाँ तक ध्वनि गई और फिर ध्वनि तो वापस भी आई। तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ वाली दूरी है। तो सिर्फ़ आपको ये वाली दूरी, एक तरफ की दूरी को करने के लिए इसको भाग देना पड़ेगा 2 से। क्यों? क्योंकि ये दूरी 2 बार तय की गई, एक बार ऐसे में, एक बार ऐसे में। तो अगर मुझे सिर्फ़ एक बारी वाली दूरी चाहिए तो मैं उसको आधा कर दूँगी, क्योंकि 2 बार हुई ना, तो इसीलिए उसको एक बारी करने के लिए मुझे 2 से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ये वाली और ये वाली दूरी का आधा हो जाएगा एक तरफ वाली दूरी। ठीक है? अब चलिए इसका आधा करते हैं। ये 692 है, चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी के लिए इसका आधा करते हैं। 692 बटे 2 आप भाग देंगे तो 346 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपके पास इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है? इसमें इतना मुश्किल नहीं था, जो हमने पहले किया बस वही करना था। तो अब ध्वनि के परावर्तन में हमने क्या सीखा? प्रतिध्वनि। ठीक है? यहाँ पे थोड़ी अच्छी डेफिनेशन मैंने दे दी कि ध्वनि जो किसी दूर उपस्थित अवरोधक, दूर उपस्थित में भी आप लिख सकते हैं कि कितने दूर, मिनिमम दूर इतना, वहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम दूरी 17.2 मीटर, जैसे दीवार, पहाड़ आदि से परावर्तित होती है, मूल ध्वनि के बाद वो वापस सुनाई जो देती है उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है? ये डेफिनेशन ठीक है थोड़ी।
मतलब समझने के लिए आप अपनी तरफ से भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि की शर्तें, एक तो ये टाइम और एक दूरी, ये ध्यान रखना है। कैसे निकाला हमने ये भी याद रखना है। फिर अनुरणन, रिवर्बरेशन, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होती है जब ध्वनि, तो वापस बार-बार आपको जो सुनाई देती है, क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि दीवारों से वो बार-बार परावर्तित हो रही है। तो इसीलिए ध्वनि आप वहीं पर रह जाती है। कई बार ये बहुत ज़्यादा अवांछनीय भी होती है, तो इसके लिए हम कुछ उपाय करते हैं। ये 2 उपाय हमने सुझाए, या ये 2 उपाय हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये किस पर आधारित है? ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है? तो आप रिवाइज़ करिएगा तब तक यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी भी परावर्तन ही चलेगा वहाँ पे। ये वाला टॉपिक है और कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।